मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने संधि के बारे में अध्ययन किया था। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम आपसे एक नए प्रकरण समास पर चर्चा करेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात बहुत फैले हुए जो पद हैं उन पदों को एक जगह इकट्ठा करके एक नया पद बना देना ही समास कहलाता है। समास सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घै प्रत्यय लग के बनता है। सम का अर्थ होता है सम्यक अथवा भली प्रकार से। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सम का अर्थ होता है सम्यक अथवा भली प्रकार से, अच्छी तरह से। अस का मतलब होता है बैठना या पास आना, और घै प्रत्यय लग जाता है उसमें, तो ये बन जाता है समास। अर्थात सम्यक प्रकार से पास बैठना या पास आना, इसी को हम समास कहते हैं। सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के पास आना, इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास की परिभाषा लिखी गई कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहा जाता है। अनेक पद हो या दो से अधिक हो, उन सभी पदों का एक पद के रूप में नया पद बन जाना ही समास कहा जाता है। दूसरी परिभाषा दी गई कि समसनम समास है। जब हम समसनम को तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द बनेंगे, सम और धन असनम। सम का अर्थ मैं आपको बता चुका कि सम का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी तरह से। असन का मतलब होता है बैठना या नजदीक आना, अर्थात अच्छी प्रकार से, अच्छे प्रकार से नजदीक आना एक दूसरे के समास कहलाता है। इसी को हम संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं या संक्षेपीकरण कह सकते हैं। अर्थात दो पद हो, दो या तीन पद हो, दो से अधिक पद हो, उन पदों का मिल करके एक पद हो जाना समास कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं या एक नया पद बनाते हैं, तो उनके बीच की जो विभक्तियां होती हैं उसका लोप हो जाता है, और जो नया शब्द बनता है उसी या नया जो पद बनता है उसी को हम समास कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण आपको दिया कि दो पद हैं, दशरथस्य और पुत्र। ये दो पद हैं। ये दोनों पद जब अपनी विभक्तियों का लोप करके परस्पर नजदीक आ जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो बन जाएगा दशरथ पुत्र। इसी दशरथ पुत्र को ही हम समास कहते हैं। अब यहाँ आप देखें कि दो पद हैं, दशरथस्य और पुत्र। दशरथस्य षष्ठी का रूप है और पुत्र प्रथमा का रूप है। तो इस प्रकार से दशरथ और पुत्र, इन दोनों ने अपनी विभक्तियों का लोप करके एक नया पद बनाया, जिसको हम दशरथ पुत्र कहते हैं। और यही जो प्रक्रिया है कि दो पद अपनी विभक्तियों का लोप करके एक नया पद बना देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए, लिखा हुआ है पीतम अम्बरम यस्य सह। दो पद इसमें भी हैं, पहला पीतम और दूसरा अम्बरम। और जब ये दोनों मिल जाते हैं अपनी विभक्तियों का लोप करके, तो बन जाता है पीतांबर। पीतांबर जो पद बनता है यही समास कहा जाता है। पीतांबर शब्द ही समास है। मित्रों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि जब दो पद या दो से अधिक पद परस्पर एक दूसरे के निकट आते हैं तो वो मिल करके एक नया पद बना देते हैं और उनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है, और जो शब्द बनता है, जो पद बनता है नया, उसी नए पद को हम समास के नाम से जानते हैं। मित्रों, अब आप समास के बारे में जान गए तो समास विग्रह भी जान लें।
जैसे आपने संधि में पढ़ा है कि संधि होता है तो उसका विच्छेद भी होता है, यानी संधि और संधि विच्छेद। इसी तरीके से समास में समास और समास विग्रह होता है। विग्रह क्या कहते हैं? विग्रह समास वृत्ति के अर्थ का जो बोध कराने के लिए वाक्य बनता है। समास की जो वृत्ति हुई है, समास का जो व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार का अर्थ बताने के लिए जो वाक्य बनता है उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया कि उपनगरम। उपनगरम एक सामासिक पद है, एक समास है। अब इसका अर्थ बताने के लिए मैंने फिर इसको दो पदों में तोड़ दिया, नगरस्य और समीपम, यानी विभक्तियों के साथ इन दोनों उप और नगर शब्द को मैंने अलग अलग कर दिया कि नगरस्य समीपम, अर्थात नगर के समीप, नगर के नजदीक। तो उपनगर जो ये उपनगरम जो समास है, सामासिक पद है, इस सामासिक पद का अर्थ बताने के लिए पुनः मैंने क्या किया कि उपनगर शब्द का जो संक्षेपीकरण हुआ था उसको बिखेर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको फैला दिया, और उस फैलाव से हमको इस उपनगर शब्द की पद की का अर्थ पता चल गया कि नगरस्य समीपम, अर्थात नगर के समीप। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो सामासिक पद है उसका अर्थ बताने के लिए उसके जो समास का व्यवहार हुआ है उस व्यवहार के अर्थ का बोध कराने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसी को हम समास विग्रह के नाम से जानते हैं। सीधे शब्दों में आप ये जानें कि विग्रह का अर्थ बिखराव होता है, अर्थात फैलाना। जैसे कोई वस्तु है उसको हम फैला दें तो विग्रह, और अगर मैंने समेट दिया, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं है, गेहूं आपने फैला दिया तो ये विग्रह हो गया, और उसको फिर समेट लिया, फिर इकट्ठा कर लिया तो वो समास हो गया। इसी प्रकार से यहाँ जो उपनगर शब्द है यह समास है, और इसको जब मैंने फिर दो पदों में तोड़ दिया तो ये विग्रह हो गया। ये जो विग्रह होता है यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लौकिक विग्रह, अर्थात कि लोक के समझने के योग्य जो विग्रह होता है। लोक का अर्थ सामान्य लोगों से है, सामान्य लोग जो हैं उनके समझने के योग्य जो अर्थ होता है, जो विग्रह किया जाता है, उसी को हम लौकिक विग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक सामासिक पद पीताम्बर। अब पीताम्बर एक समास है, और इसको सामान्य जन को बोध कराने के लिए फिर जिस प्रक्रिया में हम तोड़ देते हैं पीतम अम्बरम, ये दो पदों में तोड़ते हैं, तो ये जो लोक को बोध कराने के लिए हम विग्रह करते हैं, यह जो कहलाता है वह लौकिक विग्रह के नाम से जाना जाता है। पीताम्बरा को हमने तोड़ा तो पीतम अम्बरम यस्य सह, अर्थात जो पीले वस्त्र वाला, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, जो पीले वस्त्र वाला है वह, अर्थात विष्णु या हम कह लें कि कृष्ण। तो इस तरीके से जो सामान्य लोगों को बोध कराने के लिए जिस विग्रह का प्रयोग किया जाता है उसको हम लौकिक विग्रह कहते हैं। दूसरा होता है अलौकिक विग्रह, अर्थात व्याकरण की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए जिस विग्रह का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसको हम अलौकिक विग्रह कहते हैं। अब व्याकरण की प्रक्रिया क्या है? व्याकरण की प्रक्रिया है कि जैसे मान लीजिए दशरथ पुत्र है, तो इसको व्याकरण की प्रक्रिया में जब हम तोड़ेंगे तो दशरथ और उसके बाद उसकी विभक्ति का जो प्रत्यय आया हुआ है वो लगाएंगे, फिर पुत्र, और फिर विभक्ति का जो प्रत्यय आया है जिसके द्वारा पुत्र शब्द बना हुआ है, जिसके द्वारा दशरथ शब्द बना हुआ है, वो प्रत्यय लगाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी यूं कह लें कि पदों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको बताने के लिए अलौकिक विग्रह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण में आप देख लें, मैंने लिखा हुआ दशरथ पुत्र, जब इसका मैंने अलौकिक विग्रह कर दिया तो दशरथ न्यस पुत्र सु ऐसा बन जाता है। इसी तरीके से उपकृष्णम का भी हो जाएगा, पीतरम्बर का भी हो जाएगा, यानी जितने भी सामासिक पद होंगे सभी सामासिक पदों का हम अलौकिक और लौकिक दो तरह से विग्रह करते हैं। अब अगला जो बिंदु आता है वह है सामासिक पद अथवा समस्त पद। तो समास की प्रक्रिया के बाद या समास होने के बाद जो शब्द बनता है
उसी को हम सामासिक पद अथवा समस्त पद कहते हैं। यहाँ आप देख लें, लिखा हुआ है कि समास होने पर जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया हो जाने के बाद, यानी 2 या 3 पद जो भी हों, 2 से अधिक पदों के मिल जाने के बाद जो एक पद बनता है, उसी एक पद को हम समस्त पद अथवा सामासिक पद कहते हैं। अब समास के प्रकारों की चर्चा कर ले तो जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम है, माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें समास 6 प्रकार के आपको मिलते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में है और इसी को पठन पाठन में प्राय टीजीटी या फिर आपका टेट वाला परीक्षा हुआ उस सब में इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अव्ययीय 6 समासों का, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। किंतु वरदराज आचार्य या अन्य जो व्याकरणाचार्य हैं वो केवल 5 समास मानते हैं, जिसमें पहला केवल समास है, दूसरा अव्ययी भाव समास है, तीसरा तत्पुरुष समास है, चौथा द्वंद्व समास है और पांचवा बहुव्रीहि समास। ये लोग व्याकरणिक लोग जो हैं वरदराज आचार्य आदि, ये कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का भेद मानते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम मिलता है उसमें 6 समास के प्रकार मिलते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको 5 प्रकार मिलते हैं, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कर्मधारय और द्विगु को इसी में तत्पुरुष के भेद में ही, तत्पुरुष में ही समाहित कर लिया गया और समास के प्रकरण में सबसे बड़ा प्रकरण तत्पुरुष का ही है। आगे हम आपसे एक एक करके एक एक समासों का विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मित्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहे।